हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई लिखाई भाई आप लोग करिए, इसके अलावा हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नौकरी पाना है, नौकरी करना है। मध्यम वर्गीय फैमिली जो होती है ना, उनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है नौकरी करनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्तर पे नहीं गिर सकते, नीचे स्तर पे। ना उनके पास कोई सोर्स होता है कि वो बिजनेस व्यापार कर सके, क्योंकि बिजनेस करने में भी क्या है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो उनके पास केवल एक ऑप्शन होता है कि दो चार किताबें ले लो, मोबाइल ले लो, उसमें डाटा हो, आराम से अपना बैठ के पढ़ते रहो। आज नहीं तो कल क्या है, एग्जाम होगा। और कभी ना कभी क्या है, एक सीट तो हमारी रखी है। इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई हो गई है कि एक सीट तो हमारी रखी है। ये मान करके आप हमेशा पढ़ाई किया करिए। आप लोग अपने मनोबल को हाई रखिए, मनोबल को गिरने मत दीजिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये आप लोग सुने होंगे। अगर मन से हार गया व्यक्ति तो कभी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमें मन से नहीं हारना है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वो वीडियो जो 10 से 15 मिनट का वीडियो आ रहा है? ये कि आज कल कौन सा वीडियो अपलोड हुआ होगा? कल वीडियो अपलोड हुआ था आप लोगों को, उसमें मैंने अपलोड किया था क्या, कौन सा कार्य मध्यम श्रेणी में आता है, कौन सा कार्य लो श्रेणी का है, और कौन सा कार्य हैवी वर्क है। ये मैंने क्या वीडियो अपलोड किया था। आप लोग जाकर के तो ना देखें, देख लें। और क्या है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या कर दें, सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। और सबका मैं नाम भी जानती हूँ कि कौन लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लेकिन मुझे पर डे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैम बहुत अच्छा लगा, नाइस क्लास, वेरी क्लास, ठीक है। जो लोग लिख रहे होंगे वो लोग समझ भी रहे होंगे मैं किसके लिए कह रही हूँ। बट मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन एक क्या सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं आप मुझे? चलिए खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और क्या है, जहां भी ग्रुप में जुड़े हों वहां शेयर करते हैं। हम लोग क्या लेकर के आए हैं, होम मैनेजमेंट का। ये शायद थर्ड वीडियो होगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक लगा दूंगी प्लेलिस्ट का। जो भी अब तक एक दो पार्ट ना देखा हो जाकर के देख ले। अब हम लोग क्लास को शुरू करते, बहुत बातें हो गई। क्या हम लोग लेकर क्या है, मैरिज, ठीक है। शादी क्या है, विवाह क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से, हम सब लेकर के आए हैं। उसके बाद फिर इसी में क्या है, फिर क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये दो दो टॉपिक हम लोग आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब हम लोग बातें ना करते हुए, बातें करते हुए 2 मिनट बीत गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है, मैरिज, विवाह। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आप लोग मानते हो। हम लोग को समाज से फर्क पड़ता है कि अरे उनकी बिटिया ये कर गई, उनकी बहू ये कर गई, तो ये क्या है, ये समाज हम देख रहे हैं, ठीक है। ये उनकी उनकी ना करके वो समाज है, ठीक है। हमारा जहां हम रहते वो हमारी सोसाइटी होती, वो समाज होता है, ठीक है। और क्या है, तथा सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं होता, वरन कभी कभी तो यह केवल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है, ठीक है। अब विवाह की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, और हम इसको जितना हो सकता है उतना जुड़ करते हैं, ताकि आप लोगों की आंखों का भी ख्याल मुझे ही रखना होता है, ठीक है। विवाह की परिभाषाएं क्या है? विवाह की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। हॉवेल ने क्या कहा, विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। ये सारे डेफिनेशंस आप लोग कहीं नोट करके, और आपके सामने जहां स्टडी टेबल होगी, जहां भी आप पढ़ रही होंगी, वहां पे दीवार पे चिपका दीजिएगा। आते जाते नजर में पड़ेगा तो परिभाषाएं क्या है, या परिभाषाएं सुन लीजिए। आप लोग कभी भी पूरा परिभाषा नहीं रटा जाता है, उसके कीवर्ड बेस से पकड़ा जाता है, ठीक है। विवाह को सामाजिक आदर्श मानदंड, बस केवल आदर्श मानदंड याद कर लो, और हॉवेल याद कर लो। इस तरीके से परिभाषाएं याद होती, ना कि पूरा रट्टा मारा जाता है, ठीक है तो रटने वाली चीज, इसमें समझने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एक शब्द को पकड़ते हैं, परिभाषा को लर्न करते हैं, ठीक है। जैसे बांध की संरचना किसने दी है, तो जहां बांध आएगा, जहां डैम आएगा, आप तुरंत आंख बंद करके किसको लगा दोगे, देवदास जी को लगा दोगे, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब पकड़ने का एक कीवर्ड होता है, ठीक है। मार्डॉक ने क्या कहा है, एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को ही क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं, ठीक है। किसने कहा है, मार्डॉक ने कहा है। ई वेस्टरमार्क ने क्या कहा है, विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में है। यानी शादी करने से क्या होती है, फैमिली बनती है, न कि फैमिली से क्या होता है, विवाह बनता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से कुछ भी याद कर लीजिए। बोगार्ट्स ने क्या कहा, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था होती है, ठीक है। शादी जब होती है तभी तो लोगों की फैमिली बनती है, तो पारिवारिक जीवन में तब व्यक्ति घुसता है,
जब विवाह कर लेता है, ठीक है। विवाह करने के बाद क्या होता है, व्यक्ति फैमिली वाला हो जाता है, ठीक है। कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे पत्नी, ये चीजें तभी होती है ना। ऐसे क्या होता है, फिर माँ बाप रहते हैं। वेस्टर्न मार्ग, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिससे जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करती है। शादी क्या होता है, शादी करने के बाद लोग क्या होते हैं, एक लीगल वो हो जाता है ना, सर्टिफिकेट मिलती है, लोग कोर्ट मैरिज करते क्या है, ये आपको क्या हो गई, स्वीकृति, कानूनी रूप से एक स्वीकृति प्राप्त हो गई। या आप कानूनी रूप से क्या है, आपकी पत्नी है, वो आपके हस्बैंड है, ठीक है। विवाह के उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं विवाह के। विवाह परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण एवं लालन पोषण होता है, पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से ही संभव है। किसकी, समाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, किससे, जब शादी होगी और एवं उसके परिवार होंगे, तभी ये चीजें संभव हो पाएगी। मैलिनोवस्की ने क्या कहा, इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए। कौन कौन से उद्देश्य बताए इन्होंने, प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। इन्होंने 3 उद्देश्य बताया। किसने, मैम, मैलिनोवस्की ने। किसने बनाया, मैलिनोवस्की ने बताया। और आप आ जाओ इधर, रॉबिन फॉक्स ने क्या बताया, इन्होंने भी 3 उद्देश्य बताया। कौन कौन से मैम, वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा एवं भावनात्मक संतुष्टि बताए हैं इन्होंने। मॉर्डॉक ने, इन्होंने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके, यानी 250 लोगों के समाज को इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि विवाह के 3 उद्देश्य, यानी सब लोगों ने 3 ही उद्देश्य बताया, ठीक है। इनने भी 3 उद्देश्य बताया। किसने, मॉर्डॉक ने। इन्होंने क्या कहा, नंबर 1 पे इन्होंने संतुष्टि को रखा, नंबर 2 पे आर्थिक सहयोग को रखा, और नंबर 3 पे क्या रखा, बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण। इन्होंने शादी के क्या बताए, 3 उद्देश्य बताए। मजुमदार एवं मदान ने क्या किया, इन्होंने 4 उद्देश्य बताए। सबने तो 3 बताया, लेकिन इन्होंने क्या बताया, 4 उद्देश्य बता दिया। किसने, मजुमदार ने। तो आप कहोगे मजुमदार का नाम भी बहुत बड़ा है, इसीलिए हमको रिलेट कर लेंगे कि इन्होंने क्या बताया था, 4 उद्देश्य बताया था। और क्या उद्देश्य बताया, घर की स्थापना होती है, लैंगिक संबंधों में प्रवेश लैंगिक संबंधों में प्रवेश होता है, प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण। इन्होंने ये चारों चीजें क्या है, इन्होंने बताई है। अब हम लोग टाइप ऑफ मैरिजेस देखेंगे, यानी विवाह के प्रकार को देखेंगे। मानव समाज के विकास के साथ साथ विवाह के विभिन्न प्रकार भी अस्तित्व में आए। पति पत्नी की संख्या के आधार पर भारत में पाए जाने वाले विवाहों के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं मैम, एकल विवाह है, इसे क्या कहते हैं, मोनोगॅमी कहते हैं, ठीक है। एक विवाह, विवाह का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक समूह में कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। हम लोगों के हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, एक औरत एक आदमी से शादी कर सकती है, एक आदमी एक ही औरत से शादी कर सकता है, यही लीगली है। अगर दूसरी औरत या पुरुष आता है तो वहां क्या होता है, वही कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाता है, ठीक है। तो एक विवाह की प्रथा हिंदू, खासी और संथाल तथा कादर जनजातियों में पाई जाती है, ठीक है। ये इतने लोगों में ही क्या है, एक विवाह की प्रथा है। एकल विवाह के कारण क्या है, या एक विवाह के कारण क्या है, एक विवाह के निम्न कारण कौन कौन से कारण है, दाम्पत्य जीवन में दूसरों का आना स्वीकार नहीं, ठीक है, यानी शादीशुदा लाइफ में किसी तीसरे का आना स्वीकार नहीं होता है, ठीक है। पारिवारिक संघर्ष या तनाव से बचाव होगा। आर्थिक कारक भी होंगे, फैमिली जितनी बड़ी होगी उतने पैसे का अभाव होता चला जाएगा, खर्चे होते चले जाएंगे। समाज में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का समान होना, ये सब क्या है, इसके कारण है कि एक विवाह ही इसीलिए होता है, ठीक है। एक विवाह से लाभ क्या है, तो आप कहोगे मैम एक विवाह से लाभ क्या है, बच्चों की संख्या में कमी आएगी, ठीक है। अगर 2 औरत होगी, जैसे मान लीजिए एक औरत है तो क्या है, उसके 2 बच्चे हुए, एक और औरत आई उसके भी 2 बच्चे हो गए, तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। और अगर एक औरत है तो क्या होगी, जनसंख्या में कमी होगी। ऐसे भी हम लोग की इंडिया की जनसंख्या क्या है, विश्व में टॉप पे चल रही है। पति पत्नी मानसिक तनाव व संघर्ष से दूर रहेंगे। अगर 2 लोग रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगी। आप लोग ये सारी चीजें टीवी सीरियल फिल्म वगैरह से देख करके आप लोग ये सारी चीजों से रूबरू होंगे कि मैम इससे क्या होता है। स्त्री पुरुष का आपसी सहयोग बना रहना, स्त्रियों की स्थिति ऊंची हो जाती है, ठीक है। इधर आ जाइए आप लोग, एक विवाह के दोष क्या है, हर चीज के आप लोग समझ लीजिए। अभी आप कहो कि मैम अभी तो आप तारीफ कर रही थी, अब दोष आ गया।
हर चीज के देखिए साइड इफेक्ट जरूर होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना बनी हो, भगवान ने बनाई हो, हम मनुष्य ने बनाए हो, उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। ठीक है। एक विवाह के दोष क्या है? यौन संबंधों के छूट के अभाव में यौन अपराधों में भी वृद्धि होती है। ठीक है। एक विवाह के कारण कभी कभी यौन अनैतिकता में वृद्धि होती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इस विवाह में यौन संबंध स्थापित करने के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब इधर आ जाओ बहु विवाह। अब तक हम लोग देखे एक विवाह, अब सेकंड नंबर पे क्या है? बहु विवाह। मार्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करके पाया कि 50% से अधिक समाजों में बहुविवाह पाए जाते हैं। ठीक है। बहुविवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें एक पुरुष या एक स्त्री का एक से अधिक स्त्रियों या पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। ठीक है। बहुविवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? बहुपति विवाह। मैकलेनन इन्होंने ही सर्वप्रथम बहुपति एवं बहुपत्नी का उल्लेख किया। किसने किया? मैकलेनन। ठीक है। इन्होंने बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा कहा, यानी तिब्बत में क्या होता है? बहुपति विवाह पाया जाता है। इस विवाह में एक स्त्री एक समय में कई पुरुषों से विवाह करती है। ठीक है। जैसे महाभारत में दिखाया गया था, आप वो द्रौपदी वाला और अर्जुन वगैरह वाला। इस प्रकार का विवाह कश्मीर से असम तक तथा हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कश्मीर से असम तक तथा हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। आप लोग कश्मीर से असम जोड़ पा रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर, ऐसे मैं बना दे रही हूँ, ये उत्तराखंड है। ठीक है। ये इतना नेपाल हो गया, फिर ये क्या हो गया? सिक्किम हो गया, और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश, और ये नीचे क्या हो गया? जो भी दक्षिण भारत के तिब्बत ये त्रिपुरा वाला देश होता है। तो यहाँ से लेकर के और ये क्या है? यहाँ असम, यहाँ तक क्या है? इन क्षेत्रों में क्या है? पाया जाता है। ठीक है। इन क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषता लौंडा, कोटा यानी तमिलनाडु, खस लद्दाखी, बोटा, साथ ही इरामन मालाबार की नायर जनजाति आदि में यह पाया जाता है। ठीक है। बहुपति विवाह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक भ्रातृक बहुपति विवाह, इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं, या सबसे बड़ा भाई किसी स्त्री से विवाह करता है और अन्य छोटे भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति बन जाते हैं। यही हुआ था द्रौपदी वाले शादी में। ठीक है। वो क्या थे? सब लोग एक साथ थे। यह मुख्य रूप से टोडा, कोटा, नायर जनजातियों में पाया जाता है। और भ्रातृक बहुपति विवाह कौन सा होता है? इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं। स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा टोडा यानी पितृसत्तात्मक और भ्रातृक बहुपति विवाह तथा नायर है मातृ सत्तात्मक और भ्रातृक बहुपति विवाह में पाई जाती है। ठीक है। ये चीजें तो भाई समझ में नहीं आती, लेकिन चलिए ठीक है, जो है हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। बहुपत्नी विवाह क्या है? एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को बहुपत्नी विवाह कहते हैं, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सीमित बहुपत्नी विवाह, इसमें पत्नियों की संख्या सीमित होती है, और सीमित बहुपत्नी विवाह, इसमें पत्नियों की संख्या क्या है? और सीमित होती है। बहुपत्नी विवाह के कारण क्या क्या है? अधिक पत्नियों का होना सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। बताइए ये कहाँ से सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है? पुत्र का होना आवश्यक, यानी एक औरत आई, उसके 4 5 6 और लड़की लड़की हो गई, तो क्या है? पुत्र क्या है? होना आवश्यक है। तो फिर क्या हुआ? दूसरी पत्नी से शादी कर ली। अगर उससे भी भगवान ना करे, अगर उससे भी कहीं बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, तो फिर तीसरी शादी कर ली। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है। इस्लाम में एक साथ 4 स्त्रियों को रखने का प्रावधान है। तो यह विवाह कुछ जनजातियों जैसे नागा, गोंड, बैगा तथा मध्य भारत की टोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों में भी पाया जाता है। ठीक है। फिलहाल है सबसे गंदी चीजें। इधर आ जाओ आप लोग। बहुपत्नी विवाह के लाभ क्या है? बहुपत्नी विवाह समाज में अधिकांश धनी एवं समृद्ध लोगों में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे पहले राजा महाराजा थे, अकबर थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सब लोगों के पास क्या थे? पत्नियां बहुत ज्यादा थी। ठीक है। बहुपत्नी विवाह समाज के अधिकांश धनी एवं समृद्ध लोगों के पास पाए जाते हैं। अतः ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से क्या होती हैं? सुदृढ़ होती हैं। ठीक है। बहुपत्नी विवाह के कारण कामी पुरुषों की यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार में भी पूरी हो जाती है।
इसलिए समाज में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता में वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है। बहुपत्नी विवाह की हानियां और दोष क्या है? पुरुष द्वारा सभी पत्नियों की यौन संतुष्टि न कर पाने के कारण समाज में यौनाचार पनपता है। कई पत्नियों के कारण पति सबकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाता, जनसंख्या में वृद्धि होती है, स्त्रियों का प्रायः झगड़ों में ही समय नष्ट हो जाता है। ठीक है। द्विपत्नी विवाह, इस प्रकार की विवाह में एक पुरुष एक साथ दो पत्नियां रखता है। साधारणतया पहली पत्नी की मायके चले जाने या अस्वस्थ रहने की स्थिति में तथा ब्रह्मचर्य बाधित होने की स्थिति में दूसरे विवाह की आज्ञा प्रदान की जाती है। मैसूर की होलिया, मेडास तथा एस्किमो एवं आरेगन जनजातियों में यह विवाह पाया जाता है। समूह विवाह, इसमें पुरुषों का एक समूह महिलाओं के समूह से विवाह करता है। समूह का प्रत्येक पुरुष दूसरे समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की माओरी में पाई जाती है। यहाँ एक कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल की पत्नियां समझी जाती हैं। ठीक है। विवाह के स्वरूप कौन कौन से हैं? विवाह में, भारत में विवाह के निम्नलिखित स्वरूप हैं। हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज। डॉक्टर KM कपाड़िया ने हिंदू विवाह के मुख्य 3 उद्देश्य बताए हैं। धर्म, प्रजा यानी संतान पालन एवं रति यानी यौन इच्छा बताए हैं। किसने बताया है? KM कपाड़िया ने बताया है। मेघ तिथि के अनुसार विवाह कन्या का स्त्री बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणिग्रह संस्कार है। ठीक है। क्या है? पाणिग्रह संस्कार है। हिंदू विवाह यौन संबंधों को प्राथमिकता न देकर धार्मिक कृत्यों को महत्व देता है। हिंदू विवाह संस्कार के रूप में हिंदू जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए PN प्रभु ने हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार माना है। अगर प्रश्न आ जाए कि विवाह को धार्मिक संस्कार किसने कहा है, तो आप किसको बताओगे? आप कहोगे PN प्रभु जो हैं, प्रभु भगवान ही लोग जो होंगे वो धार्मिक संस्कार मानेंगे। बाकी तो लोग न जाने कितने कितने गंदे नजर से देखते हैं। याद करने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक है। आप कहोगे मैम अगर प्रश्न आ जाए कि विवाह को धार्मिक संस्कार किसने माना है, तो आप कहोगे मैम भगवान लोग जो होंगे, प्रभु ही होंगे जो ऐसी सोच रखते होंगे। बाकी तो लोग बहुत ही गंदे सोच रखते हैं। ठीक है। ये आप याद कर लोगे, अब नहीं भूलेगा। हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है? हिंदू विवाह के प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? नंबर 1, धर्म हिंदुओं में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य धार्मिक कर्तव्य का पालन करना है। सभी धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए पति एवं पत्नी का एक साथ भाग लेना आवश्यक होता है। आप लोग देखते होंगे सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया, कोई भी पूजा वगैरह में पति पत्नी क्या होते हैं, साथ बैठते हैं, आरती वगैरह करते हैं, थाल घुमाते हैं, आरती के थाल वो भी दोनों लोग साथ में करते हैं। तो ये क्या है? जो भी धार्मिक कार्य का निष्पादन होता है उसमें हस्बैंड और वाइफ को साथ साथ रहना होता है। नंबर 2 क्या है? प्रजा विवाह का दूसरा उद्देश्य पितृ ऋण चुकाना होता है। पितृ ऋण कैसे चुकता है? जब क्या है, हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण से उदृढ़ होना होता है या ऋण चुकाना होता है। कौन कौन से ऋण हो गए मैम? देव ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया और पितृ ऋण हो गया। ठीक है। पितृ ऋण कैसे चुकेगा? तो पितृ ऋण चुकाते तब है कि आप बदले में एक संतान पैदा करो। भी कैसी संतान? पुत्र होना चाहिए। तब क्या है? पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और देव ऋण क्या होता है? शायद किसी प्रकार का कोई पूजा वगैरह करके क्या देव ऋण चुका। देव ऋण और ऋषि ऋण के बारे में आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो रति, नंबर 3 क्या है? रति, हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य रति या आनंद है। विवाह यौन संतुष्टि व काम वासना का भी साधन है। यद्यपि यौन संतुष्टि हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है, परंतु फिर भी धार्मिक संस्कार होने के नाते इसे सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। विवाह के प्रकार, हिंदू विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, इसमें क्या होता है? इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग के वर तलाश कर विवाह करता है, जो हम लोगों के यहाँ आज भी प्रचलित है। ठीक है। हम लोगों का ऐसे ही तो शादी विवाह होता है। क्या है? ब्रह्म विवाह जो है। अब ये इस चीज को कैसे आप याद करोगे? ब्रह्म विवाह जो है हम लोगों वाला है। ठीक है।
इस तरीके से आपको याद होगा। हम लोग वाले का मतलब क्या हो गया मैम, जैसे हम लोगों के घर में क्या है, हम लोग के पिताजी जो होते हैं क्या है, लड़का खोजते हैं और हम लोग की शादी होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, हम लोगों वाला शादी क्या हो गया, ब्रह्म विवाह हो गया, ठीक है। दैव विवाह क्या हो गया, इस विवाह में पिता अपने पुत्री को उस पुरोहित को दान में देता था जो निर्धारित यज्ञ यज्ञ को संपन्न करा देता था, ठीक है। ये कौन सा विवाह है, ये दैव विवाह है। तो आप इसे कैसे याद करोगे, आप कहोगे मैम जो पहले इंद्रलोक में देव लोग करते थे वो ये वाला विवाह हो गया, ठीक है। क्या करते थे भाई, वहां अपने पुत्री को लोग दान वान में देते रहे होंगे, ठीक है। अब आर्ष विवाह क्या है, जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता है, तब विवाह संपन्न होता है, ठीक है। आर्ष विवाह में क्या होगा, जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि जो होगा, जो ऋषि होगा वो क्या करेगा, जैसे मान लो किसी कोई लड़की है उसके पे उसको शादी करना चाह रहा है, तो क्या करेगा, लड़की के पिता को क्या करेगा, एक जोड़ा बैल देगा और एक गाय देगी और फिर क्या करेगा, शादी करके ले जाएगा। तो ये कौन है, ये आर्ष विवाह होगा, ठीक है। अब क्या है, प्रजापत्य विवाह क्या है, इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आदेश या आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्माचरण करो, तथा कन्या का पिता अपनी कन्या का हाथ उस वर के हाथ में दे देता है। ये क्या है, प्रजापत्य विवाह है, ठीक है। असुर विवाह क्या होगा, इसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है, इसे क्या कहते हैं, बेटी बेचवा विवाह कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहां का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे शादी कहाँ पे होते हैं। गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह है जो आजकल देखने को मिलता है, देखने को क्या आजकल बहुत ज्यादा क्रेज पे है, ठीक है। लोग एक दूसरे को काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, पहाड़ी से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा शादी है, गंधर्व विवाह। इसको याद करने का ट्रिक बताएं आप लोग, अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। गंधर्व मतलब गंध, ठीक है। ऐसे शादी विवाह से क्या है, गंध, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लव मैरिज जो है क्या है, गंधर्व विवाह होता है, ठीक है। राक्षस विवाह कौन से हैं, युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है तो वह क्या होता है, राक्षस विवाह होता है। यानी किडनैप करके शादी कर लो तो क्या होगा, राक्षस विवाह होगा। पैशाच विवाह क्या होगा, लड़की की सहमति के बिना बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह होता है। सबसे निम्न कोटि का विवाह यही होता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, मुस्लिम विवाह, मुस्लिम मैरिज लोग पढ़ेंगे क्या है मुस्लिम विवाह के बारे में। मुस्लिम समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है, ठीक है। हम लोगों का विवाह एक संस्कार है, वहां क्या है, एक समझौता है। प्राचीन अरब समाज में विवाह बहुत ही अव्यवस्थित था, स्त्री स्वतंत्र रूप से अपने लिए पति चुनती थी और इस विवाह को बिना विवाह कहा जाता है। ये कौन सा विवाह है, कपाड़िया। इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, इसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधु की भेंट किया जाता है, सी वधु को भेंट किया जाता है। अमीर अली ने क्या कहा, मुस्लिम विवाह एक संविदा है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें न तो पुरोहित की और न ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। यानी जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता है कि 6 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 6 साल के लिए इस रेंट पे रहना, इस रूम में, ये वाली चीजें हो गई। मुस्लिम विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, मुस्लिम विवाह के निम्न प्रकार हैं। निकाह, यह सबसे अधिक स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विवाह है और यह विवाह पति पत्नी दोनों की स्वीकृति से होता है। यह शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है और इसकी प्रकृति स्थायी होती है। मुताह विवाह क्या है, यह अस्थायी होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है, समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि 10 साल तक हम लोग एक साथ रहेंगे, 10 साल के बाद अपने आप शादी रद्द मानी जाएगी। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैध और पिता की संपत्ति की अधिकारी होती है। यानी क्या है, जो संतान पैदा होगा वो वैध रूप से उसका संतान होगा, उसके संपत्ति में उसका अधिकार होगा, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। बच्चे पे अधिकार होगा लेकिन वाइफ पे अधिकार नहीं होता। कौन से विवाह में, मुताह विवाह में। फिर फाशित विवाह, ये कौन सा विवाह होता है, जब यह एक प्रकार की अनियमित विवाह होता है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तब वह फासिद निकाह मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई मुस्लिम युवक पांचवी स्त्री या किसी मूर्तिजनक स्त्री या बिना गवाहों की स्थिति में विवाह कर ले तो वैसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए आप लोग, मुस्लिम विवाह में मेहर, मेहर क्या है,
मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक स्थायी प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की ओर से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की ओर से मेहर दिया जाता है। यानी मेहर कौन देता है? लड़के देते। जो हम लोग का दहेज लड़कियों की तरफ से दिया जाता है ना, इनके में लड़के की तरफ से किसको दिया जाता है? लड़कियों को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? लड़कियों को दिया जाने वाला। क्या हम लोग क्या दहेज है क्या मेहर? शुद्ध रूप में ये समझ लीजिए। मेहर के टाइप कौन कौन से हैं? मेहर के प्रकार कितने होते हैं? मेहर के निम्नलिखित प्रकार हैं। एक निश्चित मेहर होता है। निश्चित मेहर वह होता है जो पति एवं पत्नी के मध्य तय होता है और यह राशि विवाह के पूर्व, विवाह के समय या कभी भी विवाह के बाद भी दी जा सकती है। यानी उस समय भी दे दो, बाद में भी दे दो, या कभी भी वो मेहर दिया जा सकता है। मेहर की राशि मात्रा निश्चित नहीं होती है। यह पति की आर्थिक स्थिति तथा तय करने वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। उचित मेहर क्या है? जब मेहर विवाह के समय तय नहीं होता, तब अदालत पति पत्नी तथा उसकी पारिवारिक स्थिति देखकर तय करती है। इसे महरुल मिसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महरुल मिसल भी कहा जाता है। इस समय अदालत ये देखती है कि उनकी अन्य बहनों को क्या मेहर। अच्छा, सत्वर, यह वह मेहर है जो सहवास से पूर्व पति को चुकाना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? मुर्वजल कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है? स्थगित मेहर। आप लोग टाइप पढ़ लो कौन कौन से क्या होते हैं। जब मेहर विवाह के समय न भुगतान न करके विवाह विच्छेद तथा भविष्य के लिए टाल दिया जाता है तो क्या कहते हैं? स्थगित मेहर कहते हैं। ठीक है। अब मुस्लिम तलाक के प्रकार पढ़ लो आप लोग। 3 तलाक वाला क्या नौटंकी है? इस्लाम में केवल पुरुष को ही तलाक का अधिकार प्राप्त होता है, जो कभी भी बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। कम से कम 2 साथियों के सामने तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करके तलाक लिया जा सकता है। इसके 7 प्रकार प्रचलन में है। कौन कौन से? मुसलमानों में तलाक अदालत एवं बिना अदालत के तथा लिखित एवं मौखिक दोनों तरीकों से हो सकता है। ठीक है। मौखिक तलाक, हमको लगता है ना कि ये औरतों के लिए बहुत ही कष्टकारी चीज होती है, मुस्लिम औरतों के लिए। भाई इस पे आप बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं। मौखिक तलाक, इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन सी? तलाक ए हसन, यदि तुहर यानी मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा पुरुष द्वारा की जाती है और उसके बाद इद्दत की अवधि तक पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे तलाक मान लिया जाता है। इद्दत 4 महीने के 3 मासिक धर्म का समय है। ठीक है। तलाक ए हसन क्या है? इसमें पति 3 तोहरों के बीच एक समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है। इसके बाद वह पत्नी से सहवास नहीं करता है तो तलाक मान लिया जाता है। नंबर 3 क्या है? तलाक उल बिदत। इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा करता है। इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक दिया जाता है। नंबर 2 क्या है? ईला। ईला क्या है? यह तलाक का एक प्रथागत स्वरूप है। जब पति कसम खाकर 4 महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखता, यदि वह ऐसा करता है तो तलाक हो जाती है। ठीक है। खुला क्या है? इसमें पत्नी पति से तलाक के लिए प्रार्थना करती है। अच्छा। मुबारत क्या है? मुबारत या मुबर्रत, अगर पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मुबरत कहा जाता है। जीहर क्या है? जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधी से करे जिससे विवाह निषेध है, जैसे माँ बहन आदि। अच्छा। कल्याण क्या है? जब पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगता है तब होता है। ठीक है। नंबर 7 क्या है? तलाक उल तफवीज, यह भी पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक है। विवाह संबंधित महत्वपूर्ण नियम। ठीक है। हम लोग हिंदू मैरिज पढ़ लिए, मुस्लिम मैरिज पढ़ लिए, अब विवाह अधिनियम से महत्वपूर्ण संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? 1 सेकंड का मैं टाइम लूंगी पानी पीने के लिए। आप लोगों को भी प्यास लगी हो तो पानी पी सकते हैं। आप लोग इधर आ जाओ। कौन कौन से अधिनियम आए थे? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। आप इधर की चीजें आप लोग एकदम स्किप मत करिएगा, क्लास छोड़कर भागिएगा नहीं। ठीक है। ओफो, 1 सेकंड दे दीजिए प्लीज।
मोबाइल हाथ से छूटकर गिर गया है। चलिए ठीक है। विवाह संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं? सोचा गलत बात बोल रही है मैम की क्लास छोड़कर मत भागेगा, हम लोग भागते नहीं फिर भी गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब आया था? 1955 में। विवाह की आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार। कौन कौन सी शर्त है? यदि वधु ने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तब यदि उसके कोई अभिभावक हो की अनुमति विवाह के लिए प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, आप लोग शर्तें पढ़ते चलिएगा। एक, विवाह प्रथा को मान्यता। स्त्री पुरुष को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार हो। जैसे वहां दिया है ना मुस्लिमों में कि केवल आदमी ही तलाक दे सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हमारे यहाँ क्या है, औरत भी क्या है, तलाक फाइल कर सकती है। ठीक है। विवाह के समय किसी पक्ष की पति पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, यानी अगर दूसरी शादी हो रही है तो क्या हो, या तो पति ना जिंदा हो या तो पत्नी ना जिंदा हो, यानी दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई हो तब तो मान्यता है। विवाह की आयु में वर्ष 1976 में यानी 1976 में संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। तो क्या कर दिया गया था अमेंडमेंट करके? वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। इसको वर्ष 1978 में लागू किया गया, यानी संशोधन करके लाया कब गया? 1976 में। और लागू कब किया गया? 1978 में। कब? 76 में और 78 में। लागू होने में 2 साल लग गए थे। कितने साल लग गए थे? 2 साल लग गए थे। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत सभी जातियों की विधवाओं को बड़े के अंदर चल रिकॉर्ड ठीक जातियों की विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार मिला था। यानी जितनी भी, चाहे किसी भी जात की औरत हो, क्या है, उन्हें विधवा पुनर्विवाह करने का, यानी उनके पति की अगर डेथ हो गई हो तो उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति दी गई। कब दी गई? 1856 में। कब दी गई? 1856 में। ठीक है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। यानी इसके पहले क्या था, इन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था स्त्रियों को। और फिर 1939 के अधिनियम में तलाक का अधिकार मिला। ठीक है। कब अधिकार मिला? 1939 के अधिनियम में तलाक का अधिकार मिला। और 1937 में क्या हुआ, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया। जनजाति विवाह यानी ट्राइबल मैरिज क्या है? जनजातियों में विवाह सामान्यतः एक वैध अनुबंध है, न कि धार्मिक संस्कार। और इसमें विवाह के अनेक रूप प्रचलित हैं। ऐसे विवाह निम्नलिखित हैं। परिवीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़के व लड़की को विवाह के पूर्व कुछ समय स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यदि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के अनुरूप हो जाता है तो उनका विवाह करा दिया जाता है। यदि दोनों का स्वभाव प्रतिकूल पाया जाता है तो लड़का लड़की के विवाह को हर्जाना देकर संबंध मुक्त हो जाता है। ठीक है। अब कौन सा विवाह है? हरण विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। मैकलेनन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह ही था। इस प्रकार का विवाह नागा, भील, गोंड, हो, मुंडा, खरिया, संथाल, बिरहोर, भूमिज बिहार में जो पाए जाते हैं जनजातियों में पाया जाता है। भूमिज के लिए केवल कहा है बिहार, बाकी सबके लिए। परीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका समूह की किसी एक कन्या से विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह गुजरात की भील, खासी, लंबाड़ा, कर्नाटक के लंबाड़ा, ठीक है, काम कोमांच जनजातियों में पाया जाता है। क्रय विवाह या वधू विवाह। ये विवाह कुछ उस टाइप नहीं लग रहा है जो रामायण में दिखाया जाता है, भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं, कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा है। क्रय विवाह या वधू मूल्य विवाह। इस प्रकार उसे क्या कहते थे? स्वयंवर विवाह। क्रय विवाह या वधू मूल्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में क्रय मतलब खरीदना, ठीक है। इस प्रकार के विवाह में वधु मूल्य चुकाना पड़ता है, यानी क्रय द्वारा वधु को प्राप्त, यानी लड़की को खरीदा जाता है। कई समाजों में यह मूल्य सिर्फ दिखावे के रूप में लिया जाता है, उससे अधिक धन तो दुल्हे को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। अच्छा, इसमें भी दहेज होता है। भारत में लगभग सभी जनजातियों में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है। थारू तथा भील में तीर कमान लेकर वधु को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कार्य सकलीकरण। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर हम लोग का कौन सा शुरू हो जाएगा?
कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ने में। और आप लोग सुन लीजिए, कभी भी क्लास को छोड़कर बीच से मत भागा करिए, पूरा क्लास देख कभी तभी जाया करिए। और आप लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग क्लास को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दे प्लीज। आप लोगों से मैं पर डे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी को भी जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अच्छा चलो लाओ, बदले में केवल एक सब्सक्राइब ही करने को कह रही हूँ। एक्चुअली कोई बात नहीं है। कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है? कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना। क्या है? कार्य को सरल तरीके से करना ही क्या होता है? कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है। कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे वे शीघ्रता से व सुविधाजनक विधि से क्या हो, संपन्न हो सके। निकिल एवं डार्सी के अनुसार कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेता पूर्वक खोज करना। ठीक है, न्यूनतम समय एवं शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का उपयोग करना है क्या है? कार्य सरलीकरण यानी कम समय खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कार्य को अचीव कर लेना क्या है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक, कार्य सरलीकरण की तकनीक कौन कौन सी है? टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। इसकी मुख्यतः दो तकनीकें होती हैं। नंबर 1 औपचारिक टेक्निक, नंबर 2 पेन एंड पेंसिल तकनीक। ठीक है, औपचारिक तकनीक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आती हैं। औपचारिक तकनीक प्रयोगशाला में विषय विशेषज्ञ द्वारा की जाती है, जिसे करने के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है? देखिए, दोनों में चार चार होते हैं। ठीक है, और चारों के बारे में बहुत ही विस्तार से दिया गया है। हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, डीप अध्ययन करेंगे। ठीक है, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइक्लोग्राफ, मेमो मोशन अध्ययन, स्टॉप वॉच तकनीक। ये क्या है? चार प्रकार है इसके। किसके? औपचारिक की। औपचारिक है कि अनौपचारिक है? क्या होगा? औपचारिक तकनीक है। ठीक है, नंबर 1 क्या है? माइक्रो मोशन विश्लेषण, फिल्म विश्लेषण। इसमें क्या किया जाता है? यह प्राथमिक स्तर पर एक शोध तकनीक है। इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। इस टेक्निक में सामान्य परिस्थितियों में कार्य का गतीय चित्र खींचा जाता है, यानी किस पोस्चर में खड़े होकर के कार्य किया जा रहा है, वो कैमरे से क्या होता है, फोटो खींचा जाता है। और फिर फोटो से क्या होता है, देखा जाता है कैसे कैसे क्या है। फिर बताया जाता है कि ये चीजें ऐसे करिए, इतना हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे नीचे करिए, इस तरीके से झुकिए, इस पोर्शन में खड़े होइए, इस पोर्शन में बैठिए। वो सारी चीजें क्या है, फोटो से दिखाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, फिल्म विश्लेषण यानी चित्र से क्या है, विश्लेषण हो रहा है। साइक्लोग्राफ क्या है? यह एक फोटोग्राफी का यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से किसी भी कार्य को करने में प्रयुक्त की जाने वाली गतियों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे झाड़ू लगाते समय जहां तक हाथ जाए वहां तक झाड़ू लगाना। ठीक है, मतलब जितना आपका हाथ जा सके उतना झाड़ू लगाना, हाथ अंदर करके। ठीक है, थकान यानी फगुन, इसमें कहाँ से होंगे? अच्छा, इसमें चीजें हैं। ठीक है, कार्य करने के बाद शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, या शरीर पहले की तरह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? थकान कहते हैं, यानी फगट कहते हैं। कार्य करने में असमर्थता या तो अधिक कार्य यानी किसी की क्षमता से अधिक या उन कार्यों को करने के कारण होती है जिनमें व्यक्ति की रुचि नहीं होती। देखिए, सही बात है, थकान दो ही तरीके से होती है। या तो मेरा इंटरेस्ट ना हो, मैं जबरदस्ती उस काम में लगी हूँ तो मैं थक जाऊंगी। और एक क्या है, या तो मेरी क्षमता कम हो, कैपेसिटी मेरी कम हो, और कैपेसिटी से ज्यादा मुझे काम दे दिया गया हो। उस समय में दो परिस्थितियों में क्या है, थकान होती है। नंबर 1 शारीरिक थकान यानी फिजिकल फगुड। शारीरिक थकान क्या होगी? यह थकान शारीरिक प्रकार से होती है और शारीरिक परिश्रम के कारण होती है, अतः इसे नापा जा सकता है और इसके उत्पन्न होने के कारण को निर्धारित किया जा सकता है। पर यह केवल प्रयोगशाला विधियों द्वारा ही संभव है। हम लोग अपने घर में नहीं मेजरमेंट कर सकते कि देखो हम इतना काम किए, चलो नाप के दिखा कितने थक गए हैं। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा होता तो रोज लड़ाई होती घर में। जब ग्लूकोज पूरी तरह से शरीर में ऑक्सीकृत नहीं हो जाता है
तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अंतिम पदार्थ जो होता है क्या होता है, CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी होता है। यह क्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन क्या होता है, अरे यह क्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन कोशों के पास पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है और प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। जब ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होती है तब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अपूर्ण रह जाता है और यह लैक्टिक एसिड अवस्था के रूप में ही रुक जाता है। यही लैक्टिक एसिड शारीरिक थकान उत्पन्न होने का कारण होता है, यानी लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण क्या होता है, शारीरिक थकान महसूस होती है। मनोवैज्ञानिक थकान यानी क्या है, साइकोलॉजिकल फगट। मनोवैज्ञानिक थकान में भी शारीरिक थकान के समान कार्य के उत्पादन में कमी होती है और कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह शारीरिक कार्यों से उत्पन्न नहीं होती। मनोवैज्ञानिक थकान भी दो प्रकार की होती है। एक तो नीरस थकान होती है यानी बोर्डम फगेट होता है, और एक कुंठाजन्य थकान यानी क्या है, फ्रस्ट्रेशन थकान होती है, यानी फ्रस्ट्रेशन फगेट होती है। इसमें कौन कौन से, अच्छा ये यही खत्म हो गया। अब अच्छा यहाँ आप लोग को बता दे, नीरस थकान को जैसे एक ही काम कर करके बार बार उठ जाना एकदम, ठीक है, क्या नीरस है कि हम लोग लगातार पढ़ाई करते करते क्या थक जा रहे हैं, ठीक। और एक कुंठाजन्य थकान कौन होती है आपको मालूम है, जैसे हम एक ही नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कई बार पेपर पे उसमें फेल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ये क्या है, कुंठाजन्य थकान, यही फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अपने लक्ष्य को ना पाने पे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते, कहते अरे वो बहुत फ्रस्ट्रेट, उसे लड़ने दो, उसे चिल्लाने दो, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकाल रहा अपना, ठीक है। तो क्या है, कुंठाजन्य थकान होती है। अब नंबर थर्ड हम लोग आ जाते हैं, क्या है, मेमो मोशन अध्ययन तकनीक, ठीक है। इस तकनीक में विश्लेषण को आसान एवं सरल बनाया जाता है तथा कुछ शारीरिक गतियों पर प्रकाश डाला जाता है। समय ज्ञात करने के लिए समय यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्टॉप वॉच तकनीक, इसमें कम कम दिया है ना, मैं दूसरे बुक से लाऊंगी, जब वो 10 मिनट का उसमें करा रही हूँ ना, तो हो सकता है कल मैं वही अपलोड कर दूं, ठीक है। 10 मिनट में जो 15 मिनट की जो वीडियो आई है उसमें हो सकता है मैं इसी को करा दूं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ आप लोग पढ़े वहां पढ़ोगे तो चीजें क्या जल्दी क्लियर हो जाएंगी। आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मुझे भी क्या है, नीरस वाली थकान हो रही है। स्टॉप वॉच तकनीक, इस तकनीक में कार्य में प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तत्वों एवं सेकंड के भागों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और क्या है, मेरा सही नहीं हुआ था, सब थोड़े गलत हो जाएगा, जो गलत होता है मैं बताती हूँ, मेरे ये गलत हो गया। स्टॉप वॉच तकनीक, इस तकनीक में कार्य में प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तत्वों एवं सेकंड के भागों को रिकॉर्ड किया जाता है। आप लोग को एक चीज तो मैं बता दूं, मेरा 125 में से कितना सही हुआ था। आप लोग कहोगे मैम सब तो गलत हो गया था, तो आपको सही कितना हुआ कि नौकरी पा गए। मेरा 125 में से 110 सही हुआ, ठीक है। कितना सही हुआ था, 110 सही हुआ। एक सेकंड आप लोग मुझे टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। वापस आ जाओ आप लोग अपने क्लास में, ये चीजें हो गई। स्टॉप वॉच तकनीक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यह तत्व समय मापक इकाई में प्रदर्शित किए जाते हैं। TMU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम मेजरमेंट यूनिट। क्या है, टाइम मेजरमेंट यूनिट। एक समय मापक इकाई 1 सेकेंड 0.036वां भाग होता है। कितना होगा, 0.036वां भाग होगा, अर्थात 1 मिनट का 0.0006वां भाग होता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पेन और पेंसिल तकनीक, अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, औपचारिक देख रहे थे, अब पेन और पेंसिल तकनीक देखेंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियां हैं। इसके अंतर्गत भी 4 विधियों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 प्रोसेस चार्ट, नंबर 2 ऑपरेशन चार्ट, नंबर 3 मल्टीमैन चार्ट, नंबर 4 पाथवे चार्ट। प्रोसेस चार्ट में क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्रोसेस चार्ट व्यक्ति विश्लेषण की भी संज्ञा दी गई है। यह कार्यकर्ता की कार्य प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह एक शोध अध्ययन है जिसमें कार्यकर्ता उसी काम को पहले मौलिक तरीके से फिर परिवर्तित तरीके से करता है। इस चार्ट में कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से प्रतीक होते हैं, प्रतीक या संकेत आप लोग इधर देखते चलो। अगर इस तरीके का सर्कल बना हो, थोड़ा अंडाकार हो, तो हम लोग क्या इसको कहेंगे, कार्यस्थल का एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति। यानी हम एक बार यहाँ जा रहे कार्य कर रहे हैं, एक बार यहाँ आ रहे हैं, एक बार यहाँ जा रहे हैं, एक बार यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्यस्थल पे जाने की गति को देख रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान।
अगर इस तरीके से गोल वृत्त बनाया गया है तो क्या होगा, खड़े होकर काम करने की क्रिया को दर्शा रहा है। यानी हम किचन में एक जगह खड़े हैं और रोटी बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या दिखा रहा है, यह कार्य की मात्रा या गुणवत्ता का निरीक्षण करता है, यानी क्वालिटी का अध्ययन करता है कि कितने अच्छे तरीके से कार्य को किया जा रहा है। ये ट्रायंगल क्या दिखाता है, कार्य में रुकावट, बाधा या अवरोध को दिखाता है, ठीक है। ट्रायंगल क्या दिखाएगा, कार्य में अवरोध यानी बाधा को दिखाता है। आपको प्रोग्राम तो ट्रायंगल भी नहीं बनाने आ रहा है। और इस तरीके का अगर सर्कल अंडाकार हो और इसे कलर कर दिया गया हो तो इसको क्या दिखाया जाएगा, तो इसको जो दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा क्रिया और गति क्या है, साथ साथ हो रही है, ठीक है। यानी कार्य भी हो रहा है और साथ साथ चला फिरा भी जा रहा है। अब इधर आ जाओ, बॉक्स वाली चीजें देखो। अब सच में मुझे भी थकान हो रही है, अभी भी। चलिए यही पेज पढ़ के क्लास को खत्म करते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य फर्श पोंछना होता है। क्या होता है, फर्श पोंछना है। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था, देखो क्या दे रहा है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य क्या है, फर्श पोंछना, यानी पोछा लगाने को किसमें रखेंगे, हैवी कार्यवर्ग में रखेंगे। जो 10 मिनट का वीडियो ना देखे हो, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के देख लें। उसके बाद से आपका हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य, कभी भी आपसे एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप लोग कहिएगा मैम तो झूठ बोल रही थी, ठीक है। आज जाकर के पहले वीडियो को जरूर देखें जो लोग ना देखें। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में धन, समय, शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। कार्य वक्र समय प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। समय एक बहुमूल्य मानवीय साधन है, ठीक है। समय क्या है, भगवान ने एक ही चीज तो की है जो सबको बराबर बराबर दिया, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जो समय दिया भगवान ने 24 घंटे का मेरे पास भी समय है, 24 घंटे का अंबानी के पास भी समय है, 24 घंटे का आपके पास भी समय है, ठीक है। ये भगवान ने सबके साथ न्याय किया है, ठीक। अब कौन 24 घंटे सोकर गंवा दे रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन अपने बिजनेस में लगा रहा है, कौन दिमाग अपराधी है जो वहां लगा रहे हैं, कौन कहाँ लगा रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बाकी भगवान ने सबके साथ न्याय किया है, ये सब कुछ 24 घंटे दिया है। कुछ लोग 24 घंटे सो करके ही गंवा दे रहे, कुछ रील्स देख करके गंवा दे रहे हैं, कुछ है जो अपना टाइम टेबल बना करके ठीक ठाक पढ़ भी रहे हैं। यह चार्ट प्रोसेस यानी ऑपरेशन चार्ट है। यह चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें पूर्व क्रिया का अध्ययन करके केवल एक विशिष्ट चयन का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। आप लोगों को बता दो ऑपरेशन चार्ट कैसे, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना तो कैसे करते हैं, दोनों हाथ से ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ऑपरेशन एक हाथ से नहीं नाप कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे मेरे हाथ में उंगली में थोड़ा सा कुछ हुआ, ऑपरेशन कर, तो आपको बोला ये बंद कर दे रहा है, तो आप क्या एक ही हाथ से कर लोगे, कदम नहीं। पट्टी बांधेंगे तो भी दोनों हाथ लगा करके करेंगे। तो दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन किसमें करेंगे, ऑपरेशन चार्ट में, ठीक है। मल्टीमैन चार्ट क्या है, मल्टी नाम से जाना जाता है, मल्टी यानी बहुत से, ठीक है। यह चार्ट भी प्रोसेस चार्ट के समान है। इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी क्या है, मल्टी यानी अधिक से अधिक लोग। पाथवे चार्ट नंबर 4 आ गया। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा किया गया। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान तख्ते पर बनाया जाता है, ठीक है। यानी मकान का जो फर्श होता है वो क्या है, एक तख्ते पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ता है, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पिन लगा लिए, यहाँ पिन लगा लिया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरीके से क्या है, जहां जहां वो जाता है ऐसे पिन लगा करके धागे क्या करते हैं, ड्राइंग नक्शे पर जिस स्थान पर कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहां पिन लगा दी जाती है। जैसे कार्यकर्ता या गृहिणी उस स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो वहां पिन लगा दिया जाता है, ठीक है। मुंडेल या मांडेल के परिवर्तन वर्ग। मुंडेल ने परिवर्तन के वर्ग को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। नंबर 2 कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण। नंबर 3 उत्पाद एवं परिवर्तन। नंबर 4 अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। नंबर 5 कच्चे माल में परिवर्तन, ठीक है। ये किसने दिया था, मुंडेल का
अब नंबर इधर आ जाओ। नंबर 1 क्या है? हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को मेरे सब्सक्राइब कर दो। बिना सब्सक्राइब किए आप लोग पढ़ रहे हैं और मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता है। 444 मेरे चैनल पे कितने दिन से सब्सक्राइबर बने पड़े हैं। एक दिन 444, 2 दिन था, फिर माइनस होकर के एक कोई माइनस हो गया, 443 हो गया। बताइए, इतना पढ़ाने का मेरी ये सिला है कि ये कोई घट ही गया, कोई अनसब्सक्राइब कर दिया, फिर कोई एक किया, 444 हुआ। 2 दिन से 444 बना हुआ है। आप लोगों को क्या तरस भी नहीं आ रही है कि अच्छा चलो ठीक है, इनका भी चैनल पे विकसित हो? और चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। 2-4 लोग पढ़ रहे हो, क्या अच्छा लगेगा? मैं फालतू में कैमरे के सामने बैठ के चिल्ला रही हूँ। कंटेंट तो इतना बढ़िया मैं लाती हूँ कि आप लोग खुद कंपेयर करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, सब बेकार ही है, यूं ही पढ़ाते रहो। चलिए खैर कोई बात नहीं। आइए, नंबर 1 क्या है? हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। क्या है? बाएं हाथ का प्रयोग करना। बहुत लोग होते हैं ना जो बाएं हाथ से कुछ नहीं कर, मेरी मम्मी है, बाएं हाथ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब्जी चलाना हो ना, ऐसे पकड़ेंगे करछी, हाथ में आता है नहीं जैसे लगता। तो क्या है? और हम है थोड़ा बहुत बाएं हाथ से कार्य कर लेते हैं, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि बाएं हाथ से थोड़ा बहुत लिख लें, ठीक है। इस तरीके देखिए, ऐसे बाएं हाथ चला रहे हैं। ये क्या है? बाया लिख दिए, देखिए थोड़ा बहुत चला लेते हैं इस तरीके से, बाएं हाथ, ठीक है। लिख लेते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हिलते उलते। और क्या है? दैनिक दिनचर्या में सुधार। गुरुत्वाकर्षण की सहायता। दैनिक दिनचर्या में सुधार यानी हम लोग अपने रोज के कार्यों में जो भी करते हैं उसमें सुधार लाए। गुरुत्वाकर्षण की सहायता, सिलेंडर आप लोग देखते होंगे, उसको सिर पे लाद के और कंधे पे लाद के नहीं लाया जा सकता है। उसको जहां भी दिखते होंगे वहां पैर से धक्का देते ले जाओ, तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण। हम लोग आगे जाते हैं। ग्रेविटी फोर्स है, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे वो जमीन पे ही आकर के गिरेगी। क्यों? क्यों? उसका रीजन क्या है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक है। कोई भी चीज क्या है? पृथ्वी अपने तरफ ही आकर्षित करती है, ठीक। अब क्या है? क्रियाओं का खूब क्रम से करें। क्रियाओं से क्रम होगा क्रम में, ठीक है। जैसे हम अगर बर्तन धुल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, पूरे छोटे छोटे बर्तन को एक बार धुल लिए, थाली थाली एक बार धुल लिए, चम्मच चम्मच एक बार, गिलास गिलास एक बार, ठीक है। इस तरीके से काम करने में क्या होता है? आसानी होती है। 2 से 3 क्रियाओं को एक साथ करना, कार्य में गतियों का प्रयोग करना, यानी एक लय से कार्य करना। अगर हम आटा रोटी बनाने जा रहे हैं तो हम पहले क्या है? चकला बना करके रख लें, ठीक है, वो डो बना करके हम रख लें, ठीक है। फिर उससे क्या होगा? वो एक एक रिदम में आए रहेगा। चकले उठाओ और इस पे क्या है? डो उठा करके रखते रहो, बना बना करके रखते रहो, फिर उसे उठाओ और रोटी बेलते चले जाओ। ये क्या है? एक क्रम हो गया। कार्य करते समय शारीरिक स्थिति में बदलाव लाना, यानी अपने शरीर की स्थिति में बदलाव ला करके हम कार्य को आसान बना सकते हैं। उपकरण में परिवर्तन। उपकरण में कैसे परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण उत्पाद में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है। आजकल बाजार में अनेक वस्तुएं उपकरण उपलब्ध है, जिन्हें प्रयोग में लाकर समय शक्ति की बचत की जा सकती है। ये तो सही बात है, आजकल बहुत से ऐसे सामान आ गए हैं, वस्तु आ गई हैं, जिनका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। या कुछ और हो गया क्या? पारिवारिक आवश्यकता है तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिभा, ठीक है। यह इसको 60 में दिया है, ठीक है। मैं विस्तार से लेकर के आऊंगी, पहले आप लोग इतना पढ़ लिए, ठीक है। 2 ही पे यहाँ खत्म कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? पारिवारिक आवश्यकताएं। विकास की दृष्टि से मैं आप लोग को करा दूंगी, मेरे पास बहुत विस्तार में दिया हुआ है। कराऊंगी ना तो कम से कम बहुत समय लगेगा। मैं एक एक दिन करके करा दूंगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग सपोर्ट करिए। मेरे पास मैटर बहुत है। विकास की दृष्टि से आवश्यकता का महत्वपूर्ण स्थान हो। जब तक हम किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं करते अथवा आवश्यकता को नहीं पहचानते, तब तक उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, ठीक है। अगर हम अपनी आवश्यकता ना जाने कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें अपनी स्टैंडर्ड को ऊपर रखना है, हमें अपनी वैल्यू करवाना है, तो हम नौकरी के पीछे नहीं भागते, ठीक है। भाई जैसे तैसे चल ही तो रहा है, लेकिन अपनी वैल्यू समझाना है घर वालों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक सीट पा जाए, फिर घर वालों को दिखाएंगे देखो हम ऐसे नहीं मोबाइल लेकर पढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, हमारे मन में उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोई समाधान भी नजर नहीं आता। अतः आवश्यकताएं हमारी आर्थिक प्रगति और विकास का आधार है। सामाजिक एवं भौतिक विकास के लिए आवश्यकताओं को महसूस करना, उन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। अतः आवश्यकता के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। क्या क्या? किसी वस्तु की इच्छा होना, डिजायर्स फॉर गुड, इच्छा को संतुष्ट करने की सामर्थ्य अर्थात पर्याप्त धन, यानी एबिलिटी ऑफ फुलफिल दैट डिजायर, और
सफिशियंट मनी। नंबर थर्ड क्या है, व्यय की तत्परता, यानी क्या है, रेडीनेस टू नीड्स। आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वांट्स। एक सेकेंड में पानी पी। क्या दिया हुआ है, आवश्यकता प्रभावित कौन कौन से करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित कौन कौन से करेंगे, भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, धार्मिक एवं नैतिक कारक, रिलीजियस एंड मोरल फैक्टर। एक सेकंड दे दीजिए। फिर क्या है, आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर, टोटल फैक्टर। फिर क्या है, आदत एवं स्वभाव, हैबिट्स एंड नेचर्स। ये सब क्या करेंगे, हमारे आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। आवश्यकताएं सीमित होती हैं, नीड्स आर लिमिटेड। आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है, नीड्स कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड आदि। ठीक है, आवश्यकताओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स। अनिवार्य आवश्यकताएं, नेसेसरीज वांट्स, जैसे जल हो गया, भोजन हो गया, हवा हो गया, आवास हो गया, वस्त्र हो गया, ये हमारे लिए क्या है, अनिवार्य आवश्यकता में से एक है। ना पानी के बिना हम रह सकते हैं, ना ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, ना खाना के बिना रह सकते हैं, आवास के बिना तो हम कहीं नहीं रह सकते, हमारा घर ना हो, और कपड़े के बिना तो फिलहाल कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, अगर पागल ना हो तो मेंटल रूप से। आरामदायक आवश्यकताएं यानी कंफर्टेबल वांट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सर्दी मौसम में देखिए, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हम सर्दी के कपड़े जो पहन रहे हैं, ये आरामदायक में आएगा। ये कहा गया कि तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, ये नहीं कहा गया कि हमें वूलन सूट चाहिए, वूलन जैकेट चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आरामदायक में आ जाएगा। गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर, एसी इत्यादि क्या है, ये क्या है, कंफर्टेबल वांट्स हैं। और लग्जरी, विलासिता क्या है, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं यानी लग्जरी वांट्स कौन से हैं, जैसे कीमती आभूषण हो गया, वस्त्र हो गया, आलीशान बंगला हो गया, महंगी कारें हो गई, कीमती सोफा हो गया, ये सब क्या होगा, लग्जरी वांट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अपने क्लास को रोकेंगे। पारिवारिक साधन है, अब यहाँ से रसोई घर वगैरह शुरू हो गया, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कल करा दूंगी। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब हो तो ये पेज मैं खत्म ही करवा दूं रसोई घर से। चलो लाओ ये पेज खत्म करवा देती हूँ। पारिवारिक साधन व्यवस्था क्या है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। गृह व्यवस्था में पारिवारिक साधनों का उपयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, साधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली रिसोर्सेज। पारिवारिक साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मानवीय साधन, नंबर 2 अमानवीय साधन। मानवीय साधन क्या क्या है, रुचियां है यानी इंटरेस्ट है, ज्ञान है यानी नॉलेज है, कौशल यानी स्किल्स है, शक्ति यानी पावर है, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी है, अभिवृत्तियां हैं, ये सब क्या है, मानवीय साधन है। अमानवीय साधन कौन कौन से हैं, समय हो गया, धन हो गया, वस्तु हो गई, सामुदायिक सुविधाएं हो गई, भौतिक सुविधाएं हो गई, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, मोबाइल हो गया, सब क्या है, ये सब अमानवीय साधन है। नोट, ये चीजें आप एकदम इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा। निखिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय माना है, क्या माना है, अमानवीय माना है। और ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या माना है, समय को मानवीय माना है, क्या माना है, मानवीय माना। अब इस तरह आप लोग को याद करने का एक ट्रिक दे दें, ग्रास मतलब घास। ठीक है, क्या होता है, घास होता है, तो आप कहोगे मैम घास जो होगा वो मानव के जीवन से जुड़ा होगा। घास क्या है, घास मानव के जीवन से जुड़ा होगा। ठीक, क्योंकि क्या है, मानव घास को उखाड़ता है, अपने गाय को खिलाता है, बकरी को खिलाता है, तो घास क्या है, मानव जीवन से रिलेट करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, घास को मानेंगे। तो ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या माना, मानवीय माना। और किसको, समय को। यहाँ पे एक और भी ट्रिक आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि मैम जो घास है, मानव क्या करता है, अपने समय से उखाड़ लेता है। ठीक है, क्या करता है, उसका जब समय आता है तो घास को क्या करता है, उखाड़ लेता है। कौन,
मानव जो है घास को समय आने पर उखाड़ लेता है। इस तरीके से हम याद किए हैं और इस तरीके से आप भी, हम लोग का दिमाग जानते हैं बहुत बेवकूफ होता है, उसे कुछ भी एक हल्का सा बता दो ना तो सीधे सीधे रास्ते पे चलना बिल्कुल नहीं पसंद करता है, उसे टेढ़े मेढ़े गलियां वाले रास्ते चाहिए। ठीक है, तो जब तंग गली उसे मिलती है तो वही चीजें याद होती है। तो एक ट्रिक दे दो तो चीजों को याद कर लेता है। अब यहाँ से रहा रसोई घर, रसोई घर से क्या है मैं ले आऊंगी, दूसरे वीडियो में करके लाऊंगी। अब यहाँ से आप लोग मुझे छोड़ दो, मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं रह रही है, हमेशा खांसी आप लोग देखते होंगे वीडियो में आती रहती है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप लोग शेयर करें, ताकि आप लोगों जैसे जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनके पास तक वीडियो क्या हो पहुंच सके। फिलहाल ऐसे ही चैनल पे बने रहें। और क्या है, कम्युनिटी बॉक्स पे जाकर के पोल में अपना आंसर किया करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और क्या है, ऐसे तो वीडियो प्लेलिस्ट में तमाम पड़े हुए हैं, आकर के आप लोग अपना देखें और तैयारी को क्या करें, प्रॉपर करते रहे तैयारी को और अपनी एक से सुनिश्चित करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।